नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये भारतेंद्र युग से देखेंगे। यहाँ पर सभी इनके जागरण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पुनर्जागरण काल, जिसको पुनर्जागरण काल को भारतेंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कार्यकाल कब से माना जाता है तो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है ना। तो पूछ देता है कि भारतेंद्र युग कब से स्टार्ट हुआ, तो 1850 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। तो पूछ देगा कि भारतेंद्र युग कब से स्टार्ट हुआ, तो 1850 से स्टार्ट हुआ था, और कब तक, तो 1900 ईस्वी तक हुआ जाता है। इसी को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है, 1850 ईस्वी, याद रखिएगा। और ये जागरण काल, ये जागरण काल है। तो जागरण में दिन रात जागना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये द्विवेदी काल से संबंधित हो जाएगा। जागरण में हमें क्या करना पड़ता है, जागरण में हमें दिन रात जागना पड़ता है। तो ये द्विवेदी युग से संबंधित हो जाएगा। ये 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ये 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। और उसके बाद से ये छायावाद काल, ये कब से हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसका डेट जागरण काल, जिसको द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है, ये 19 से 1918 ईस्वी है। ठीक है ना। और ये याद रहे छायावाद का काल। यहाँ से जो छायावाद का काल होता है ना, यहाँ पर कहीं कहीं 36 भी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 1918 से 1936। आइए 38 भी देखिएगा। विकल्प में अगर दोनों है तो ये 36 पर मारिएगा, और नहीं तो इसके अनुसार से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद से छायोत्तर युग, छायोत्तर युग 1900 कब से हो जाएगा, तो ये 1938 से अब तक हो जाएगा। छायोत्तर युग कब हो जाएगा, 1938 से अब तक हो जाएगा। और प्रगति प्रयोगवाद, प्रगति प्रयोगवाद 1938 से 1900 ये 56 हो जाएगा। 38 है तो ये 53 हो जाएगा, 1938 1953 तक। और उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे, ये नवलेखन काल, ये नवलेखन काल ये 1953 से अब तक है। ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा थोड़ा इसमें। यहाँ पर हम चलते हैं अपने नए युग की तरफ, यहाँ पर प्रगति युग की तरफ चलते हैं। और यहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है कि हम लोग को देखने को मिले। पिछली बार पूछा गया था कि आधुनिक युग, भारतेंद्र युग आधुनिक युग का कब से स्टार्ट माना जाता है, जिसको हम लोग भारतेंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। 1850 याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पहले वाला ही था, यहीं से उठा लिया गया था। उसके बाद से यहाँ से प्रगतिवादी के संबंध में हम लोग देखेंगे, जिसको साम्यवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1936 1943 ईस्वी तक है। इसका कार्यकाल 1936 1943 ईस्वी पर। नई कविता किससे संबंधित हो जाएगा, ये नई कविता नवलेखन काल से संबंधित है। नई कविता किससे संबंधित है, तो नवलेखन काल से संबंधित है। 1953 से अब तक इनका हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है ना। नई कविता 1953 से अब तक जो कविताएं लिखी जाती है, वो नई कविता के अंतर्गत लिखी जाती है। और उसके भारतेंद्र कह रहे हैं, ये टाइगर बच्चन सिंह के अनुसार हम लोग कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो टाइगर बच्चन सिंह नवजागरण युग को 1897 से 1920 ईस्वी तक मानते हैं। और स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 ईस्वी तक मानते हैं। उसके बाद से उत्तर स्वच्छंदता युग 1938 से क्या हो जाएगा, 1938 अब तक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये प्रकरण पुरानी धारा सनवत 19 से 1925 ईस्वी तक है। ये क्या हो जाएगा, सनवत 19 से 1925 ईस्वी तक है। 1943 से 1968 तक इसको माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर प्रकरण नई धारा प्रथम उत्थान से संबंध 1925 से 1950 ईस्वी तक, 1968 से 1993 ईस्वी तक इसको माना जाता है। यहाँ पर प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान से संबंधित 1950 से 1975 ईस्वी तक ये माना जाता है। और यहाँ पर इसको सन में देख सकते हैं, तो सन में इसको 57 वर्ष घटा देंगे, 57 वर्ष घटाएंगे। ठीक है ना। अगर सनवत में दिया गया है तो 1850 हो जाएगा, नई धारा द्वितीय उत्थान। और उसके बाद से शुक्ला जी के अनुसार हो जाएगा, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यह रामविलास अनुसार जो भारतेंद्र युग को
क्या कहा जाता है, तो इनको जनवादी विचारधारा भी कहा जाता है। रामविलास, यहाँ पर रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र युग को जनवादी विचारधारा भी कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे भारतेंद्र युग 1950 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये भारतेंद्र युग 1950 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। 1950 से 1900 ईस्वी तक ये भारतेंद्र युग को माना जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारतेंद्र युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म 1850 ईस्वी से एवं शासन मन समाप्ति काल सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन तक माना जाता है। जो ये भारतेंद्र युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ये पिछली बार बीपीएससी 3.0 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतेंद्र युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, जिनको औद्योगिक काम से 1850 से माना जाता है और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष तक माना जाता है। आरंभ यहाँ से माना जाता है, ठीक है ना, 1850 से। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का भारतेंद्र युग नाम रखा गया। तो इन्हीं के नाम पर क्या ये हिंदी नवजीवन, यहाँ पर इनके नाम पर भारतेंद्र युग नाम रखा गया, हिंदी नव जागरण के। उसके बाद से खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो है, याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है, तो ये अमीर खुसरो हैं। और दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार मुल्ला वजही, ये सबरस कुतुबुस्तरी है, ठीक है ना। भारतेंद्र युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह किसे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतेंद्र युग, ये भारतेंद्र युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह किसे संबंधित हो जाएगा, तो समस्या पूर्ति संग्रह ये कवि हो जाएंगे, ये कवि संबंधित हो जाएंगे। समस्या पूर्ति संग्रह कवि से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर समस्या प्रकाश हो जाएगा गंगाधर द्विज गंग से संबंधित हो जाएगा। और ये समस्या पूर्ति प्रकाश से ये दुर्गा दत्त व्यास से संबंधित हो जाएगा, ये दुर्गा दत्त व्यास से संबंधित हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। भारतेंद्र युग के प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह, तो समस्या पूर्ति संग्रह कवि हैं, ये कवि समस्या पूर्ति संग्रह कवि है। सत्य प्रकाश क्या हो जाएंगे, सत्य प्रकाश ये गंगाधर द्विज गंग हो जाएंगे। और समस्या पूर्ति प्रकाश ये दुर्गा दत्त व्यास हो जाएंगे। और समस्या पूर्ति व्यास ये गोविंद्र गिल्ला भाई हो जाएंगे, ये भी अंबिका दत्त व्यास भी देखिए जगह। पंचरत्न ये नर्मदेश्वर प्रसाद क्या हो जाएंगे, सिंह हो जाएंगे। कुछ चर्चित समस्या पूर्ति की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कवि दिया गया है, एक तरफ पंक्तियाँ दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, तो ठीक है ना। ये कवि और पंक्तियाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये प्रताप नारायण मिश्र, ये पिपाह जब पूछे पीऊ कहा, तो पिपाह जब पूछे पीऊ कहा, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किससे संबंधित हो जाएगा, चरखा चलाइए कि चिल्लाइए, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन चरखा चलाइए किसे संबंधित, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसे संबंधित हो जाएगा, ये पी प्यारे तिहारे निहारी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित हो जाएगा। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये चरखा चलाइए कि चलाए, ये इससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से ये तो पंक्तियाँ याद रखिएगा कि ये पंक्ति प्रताप नारायण में, जो प्रताप नारायण से मिश्र की कौन सी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, तो ये पिपाह जब पूछे, तो पिपाह जब पूछे पीऊ कहाँ, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ है। उसके बाद से बद्री नारायण के, तो ये चरखा चलइबे की चलाइए न, तो ये चरखा कह रहे हैं, चर्चा चलाइए कि चलाइए न, तो ये चर्चा की बात कर रहे हैं। चर्चा की बात कौन करते हैं, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और चौधरी साहब बहुत चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो चरखा चलाइए कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद से कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र पी प्यारे तिहारे निहारे। पी तो कह रहा है ना कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये पी प्यारे तिहारे निहारे किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पर ये पी प्यारे तिहारे निहारे ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित हो जाएगा। अखिया हरिदर्शन की ये किससे संबंधित हो जाएगा? अखिया हरिदर्शन की। और पी प्यारे तिहारे निहारे ये भी भारतेंद्र। अखिया हरिदर्शन की नहीं मानते वहाँ पर हो जाएगा। यह अंबिका दत्त व्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। पूरी अमी की कटोरियासी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है। ये अंबिका दत्त व्यास से पूरी अमी की कटोरी सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है। प्रमुख स्थापनाएं कलकत्ता बुक सोसाइटी 1917 ईस्वी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये प्रमुख संस्थाएं हम लोग देखते हैं। ये कलकत्ता बुक सोसाइटी 18 से क्या हो जाएगा? 1817 हो जाएगा। तो कलकत्ता बुक सोसाइटी 18 से क्या हो जाएगा? 1817 हो जाएगा। कलकत्ता बुक सोसाइटी 1817। उसे आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में। तो आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना 18 से क्या हो जाएगा? 1833 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा कि कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी। आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में। कवि वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में काशी स्थापना से संबंधित है। ये कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में काशी संस्था से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये काशी में इसके संस्थापक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ये कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी में काशी में हुआ था। इसके संपादक कौन हो जाएंगे? भारतेंद्र जी हो जाएंगे। रसिक समाज, ये रसिक समाज का जो है ना, ये कानपुर से स्टार्ट किया गया था, ये रसिक समाज। उसके बाद से कवि समाज, ये निजामाबाद आजमगढ़ से संबंधित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी में ये भारतेंद्र से संबंधित है। और तद्य समाज ये 1873 ईस्वी में भारतेंद्र से संबंधित है। तो ये तद्य समाज 1873 ईस्वी में भारतेंद्र से संबंधित है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भारतेंद्र युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय जागरण और यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति भावना। ये भारतेंद्र युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जागरण हो जाएगा और भक्ति भावना हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यंग, हास्य व्यंग हो जाएगा, नवजागरण हो जाएगा, प्रकृति का वर्ण हो जाएगा और श्रृंगारिकता हो जाएगा और सामाजिक चेतना और समस्या, ये हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा ये 1 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सामाजिक चेतना और समस्या पूर्ति ये सभी उनसे संबंधित है। यहाँ पर भारतेंद्र युग का ये बाल कृष्ण भट्ट से पूछ लेता है। तो बाल कृष्ण भट्ट अपने ही में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म देख सकते हैं कि कहाँ हुआ है। तो 30 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। सन कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। 23 जून को एक और घटना घटी थी। 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब होता है? तो 23 जून 1844 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इलाहाबाद किससे संबंधित है? कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निधन कब हो गया है? तो 20 जुलाई 1900 क्या हो जाएगा? 1914। तो ये निधन कब हो गया? इसके निधन ये 20 जुलाई 1900 20 जुलाई 1918 हो जाएगा, इनका निधन हो गया।
18 नहीं है यार, 14 है, 14 में इनका मृत्यु। माता का नाम पार्वती देवी है। और बाल कृष्ण भट्ट से ये महत्वपूर्ण पड़ जाते हैं क्योंकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और यहाँ पर पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। तो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट को किसने माना है? ये लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माने हैं। तो ये याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट को लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इनके अनुसार ये लक्ष्मी सागर वात्स्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? कि बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का स्टील कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है, ठीक है ना। और रामविलास शर्मा ने इन्हें आलोचना का जनक कहा है। तो रामविलास शर्मा ने इन्हें आलोचना का जनक कहा है, ठीक है। तो रामविलास शर्मा ने इन्हें आलोचना का जनक कहा है। और उसके बाद से हम लोग कहते हैं भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं और जिन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, राजनीतिक और सामाजिक। ये राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं जिन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य में। और रचनाएं देखेंगे हम लोग, रचनाएं और उपन्यास से संबंधित हो जाएगा। ये रचनाएं क्या हो जाएगा? ये नूतन ब्रह्मचारी 1800 क्या हो जाएगा? 86 से संबंधित हो जाएगा। 100 अनजान और एक सुजान 1890 से संबंधित हो जाएगा। 100 अनजान एक सुजान 1890 से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर इसके अतिरिक्त गुप्तबेरी और इसके घड़ी सद्भावना का उपन्यास है। ये रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा और अभाव भट्ट जी के अपूर्ण से संबंधित है। और यहाँ पर संपादक हिंदी पढ़ने को 1877 से संबंधित है। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कुछ महत्वपूर्ण पढ़ जाते हैं और इनके पिताजी को लेकर भी ये महत्वपूर्ण पढ़ते हैं और अपने को लेकर तो ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं को अध्ययन किया है, होता ना। और प्रमाणिक तौर पर बहुत कम ही रचनाएं इनकी मान की जाती है। चलिए हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जानते हो? ये इसका भारतेंद्र, इनका जन्म 1800 क्या माना जाता है? 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र थर है, ठीक है ना। गोपाल चंद्र थर ये दास है, ठीक है ना। और ये पार्वती देवी इनकी माता का क्या नाम है? पार्वती देवी माता का नाम है। ये भारतेंद्र युग का ना, ये 18 इनके जन्म से ही माना जाता है 1800। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये खुद जाए भारतेंद्र किसके अनुसार माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये माना जाता है, ठीक है। और वास्तविक भी माना जाता है। इसके हो गया। पिता का नाम, इनके मृत्यु, उनके जन्म कब हुआ था? तो 1850 में। अब मात्र 45 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 50 में जन्म और 85 में मृत्यु हो जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि जो भारतेंद्र हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक और आधुनिक काल के प्रथम कवि माने जाते हैं और उन्हें आधुनिक गद्य का जनक भी माना जाता है। कह रहा है कि भारतेंदु हिंदी गद्य और साहित्य के प्रवर्तक और आधुनिक काल के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक गद्य का जनक भी माना जाता है। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? इनका मूल नाम जानते हो? इनका मूल नाम ये हरिश्चंद्र है। इनका मूल का नाम क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र है। कह रहा है कि भारतेंद्र ने सन 1853 में तद्य समाज की स्थापना की।
तो यहाँ पर भारतेंद्र जी ने 1800 कब किए थे? 1873 ईस्वी में तद्य समाज की स्थापना किए थे। तो पूछ देगा कि भारतेंद्र जी ने तद्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1873 में। भारतेंद्र ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। तो ये भारतेंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। और इनके पत्नी का क्या नाम था? तो माना देवी या मनो देवी इनके पत्नी का नाम था। गुरु का नाम लोकनाथ था। भारतेंद्र जी के गुरु का नाम पूछ सकता है, क्योंकि भारतेंद्र जी महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनसे आधुनिक युग का आरंभ होता है। तो ये पूछ देगा कि उनके गुरु का क्या नाम है? तो लोकनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। और उनके जो ये गुरु का नाम था लोकनाथ, और शिक्षा गुरु का नाम क्या था? शिक्षा गुरु का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदर। तो ये उनके शिक्षा गुरु का नाम था, और गुरु का नाम, शिक्षा गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदर, ठीक है ना। और कह रहा है कि भारतेंद्र की कालक्रम रचनाओं के अनुसार 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। और कह रहा है कि भारतेंद्र की कालक्रम रचनाओं के अनुसार 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। कब? 1873 में। और भारतेंद्र जी ने 35 वर्ष, यहाँ पर दे रहे हैं ना, 35 वर्ष के जीवन में 175 ग्रंथों की रचना किए थे। 175 ग्रंथों की रचना किए थे। 70 काव्य ग्रंथ है इसमें। और यहाँ पर भारतेंद्र ने 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक लिखे हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि भारतेंद्र ने हिंदी समाज के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल और श्री शीतल प्रसाद त्रिपाठी की मैं लक्ष्मण की नील देवी नाटक कह रहा है कि नील देवी नाटक में पागल की और सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। जिसको पढ़िए कह रहा है ना, भारतेंद्र ने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल और लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की नील देवी नाटक में पागल की और सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोटेशन का और भारतेंद्र हरिश्चंद्र वर्धिनी सभा 1800 क्या हो जाएगा? 1870 ईस्वी में काशी के संस्थापक थे। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र वर्धनी सभा 1870 में ये काशी के क्या थे? संस्थापक थे। वर्धनी सभा का स्थापना ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र किए थे, हरिश्चंद्र। उसके भारतेंद्र कविता जो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित गई है। कह रहा है कि भारतेंद्र की कविता दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली में रचा गया है, ठीक है ना। तो ये किस में रचा गया है? ये खड़ी बोली में रचा गया है। कह रहा है कि भारतेंद्र ने नाटक नाम से एक निबंध लिखा है। हिंदी में आलोचना की भूमिका इसी से मानी जाती है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतेंद्र ने नाटक नाम से एक निबंध लिखा है। हिंदी में आलोचना की शुरुआत इसी से मानी जाती है। भारतेंद्र द्वारा लिखा गया पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखा गया है, जो कि अनुदित है। भारतेंद्र द्वारा लिखा गया पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखा गया, जो अनुदित है। ये क्या है? अनुदित है। भारतेंद्र का सती प्रताप नाटक अधूरा रह गया। और ये पूछेगा कि भारतेंद्र जी का कौन सा नाटक अधूरा रह गया? तो सती प्रताप नाटक क्या हो जाएगा? अधूरा रह गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछेगा कि ये कौन सा नाटक अधूरा रह गया? भारतेंद्र का सती प्रताप नाटक अधूरा रह गया। और उसके बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो उसको किसने पूरा किया था? यहाँ पर हम लोग को देखने को क्वेश्चन मिल जाती है। यहाँ पर भारतेंद्र ने कि जो एक नाटक है सती प्रताप, इसको अधूरा ही रह गया था। और आप देखेंगे कि प्रेमचंद्र का जो मंगलसूत्र है ना, प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र है, तो वो उपन्यास है, वो क्या हो गया? तो वो भी अधूरा रह गया था। और प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र
और उसके बाद से जयशंकर प्रसाद की जो इरावती थी वह अधूरा रह गया। तो ये याद रखिएगा, जो कौन अधूरा हो गया और कौन पूरा हो गया, और किसने इसको पूरा किया, तो इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। और भारतेंद्र जी उर्दू में रासा उपनाम से रचनाएं करते थे, ठीक है ना। भारतेंद्र जी उर्दू में रासा उपनाम से रचनाएं किया करते थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी में पंडित रघुनाथ राव द्वारा दी गई। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि सन 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ राव के द्वारा, तो याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतेंद्र की उपाधि किसने दिया था 1800 भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, तो 1880 में ये काशी के पंडित थे रघुनाथ राव द्वारा दिया गया था। और इससे पहले सार सुधा निधि पत्रिका ने ये उपाधि देने का प्रस्ताव दिया कि ये इससे पहले सार सुधा निधि पत्रिका में उपाधि देने का प्रस्ताव किया था। उसके बाद से भारतेंद्र ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन किया था। कह रहा है कि भारतेंद्र ने प्रबोधिनी पत्रिका में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन किया था, ठीक है ना। भारतेंद्र ने गद्य खड़ी बोली और काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो भारतेंद्र ने गद्य खड़ी बोली भाषा में, गद्य को किस भाषा में, तो खड़ी बोली भाषा में, और काव्य को ब्रज भाषा में, याद रखिएगा। तो गद्य को पूछ देगा ना कि भारतेंद्र ने खड़ी बोली को किस भाषा में लिखा है, गद्य को किस भाषा में लिखा है, तो ये खड़ी बोली में लिखा है, और काव्य को ब्रज भाषा में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। मिस्र बंधुओं ने भारतीय सेना की विजय को उपलब्ध में बिचैनी और पीछे भेजाए अंतर्गत 1842 में लिखा गया है। और यहाँ पर लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक काव्य लिखा गया 1884 ईस्वी में। काबुल विजय के उपलब्ध में विजय बॉलरी लिखा गया। इसको थोड़ा देख कर और यहीं पर हम बंद करेंगे। बंदर सभा ये काव्य है, और ये शैली किस में लिखा गया है, तो पैरोडी शैली में लिखा गया है। और उर्दू का स्यापा किस में लिखा गया है, इसका शैली क्या हो जाएगा, तो स्यापा शैली हो जाएगा। समधिन मधुमास ये गाली शैली से लिखा गया है। रानी छंदम लीला तन्मय लीला ये प्रबंध गीत से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि नए जमाने के मुकरी से संबंधित है। वर्षा विनोद ये लावनी से संबंधित है। प्रताप समीरण ये बयार बंगाल छंद से संबंधित है। और देवी छंद लीला ये प्रबंध गीत से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतेंद्र की कुछ महत्वपूर्ण काव्य है, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर